प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटना का वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करता था और बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका काम धंधा भी ठप पड़ने लगा। मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। बदलू की इसी मनोदशा को लेखक ने इस कहानी में बताया है। तो बच्चों, पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि लेखक जब अपने मामा के गांव जाते थे तो उन्हें गांव में सबसे अच्छा आदमी बदलू ही लगता था। और क्यों लगता था बदलू सबसे अच्छा आदमी? क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू का मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका बोला करता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे ही बदलू को बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन होता है मकान के सामने जो खुला स्थान होता है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अभी लेखक बता रहे हैं कि बदलू का मकान एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ था और उसके सामने एक नीम का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर वह अपना काम करता था। बगल में दहकती भट्टी रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतले करके चूड़ी का आकार देता। और पास में ही 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरिया होता है बच्चों गोल लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती हैं, और वो चूड़ियों को एक आकार देती थी, जिस प्रकार हमारे हाथ की कलाई होती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता, और जब वह उन मुंगेरियों पर उन चूड़ियों को चढ़ाता, जिससे वे गोल और चिकनी हो जाती, और साथ ही बाद में उन पर रंग करता ताकि वे चूड़ियां और भी सुंदर लगी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए होता है बच्चों एक बैठने की चौकी, जो बहुत ही पुरानी थी, और बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो बदलू अपना कार्य एक मचिए पर बैठकर करता, और साथ ही अपने पास एक हुक्का भी रखता और बीच बीच में उसे पीता रहता। तो लेखक जब गर्मियों की छुट्टियों में जाते तो गांव में दोपहर के समय वो लेखक बदलू के पास पहुंच जाता, और वहां बैठकर वह घंटों उसे चूड़ियां बनाता हुआ देखा करता, और बदलू उसे लल्ला कहकर भी पुकारता था। और बदलू रोज कम से कम 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता था, और उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण के लिए उसे चुपचाप देखता रहता था। क्षण यानी कुछ समय के लिए। बदलू मनिहार था।
मनिहार होता है बच्चों चूड़ियाँ बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और पैतृक पेशा यानी पूर्वजों का व्यवसाय। उसके पिता, उसके दादा, ये सब उनका पुराना व्यवसाय था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, और उसके माल की बिक्री भी बहुत ज़्यादा थी। उसकी चूड़ियाँ बहुत लोग खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय होता है बच्चों, किसी वस्तु के बदले में चूड़ियां वह उन्हें देता था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते। तो वह वस्तु विनिमय किस प्रकार करता था? अनाज के बदले वह चूड़ियां बेचता था, और उसकी चूड़ियां बहुत सुंदर होती थी, इसीलिए आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद की पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर यानी कमी पूरी कर लेता था। शादी विवाह के अवसर पर वह चूड़ियां मुफ्त में नहीं देता था, उसके लिए वह वस्तु विनिमय का तरीका उसने अपना रखा था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत ही मन्नतें करनी पड़ी थी, क्योंकि बदलू किसी बात पर गुस्सा हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। तो बदलू इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था, तो विवाह के अवसर पर सभी लोग उससे चूड़ियां खरीदते, और विवाह के समय वह उन चूड़ियों के मूल्य के बदले क्या लेता था? उसके घर वालों के लिए कपड़े आते, अनाज मिलता, उसको पगड़ी मिलती, पगड़ी होती है जो सर पर बांधी जाती है, और रुपए मिलते वो अलग से। तो इस प्रकार से शादी विवाह में उसकी बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता था। कुड़ जाना यानी उसे बहुत वो खिंच जाता था, और कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता था। अगर कोई भी स्त्री जो है कांच की चूड़ियां अगर उसे पहने हुए नजर आती, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता, और कई बार कुछ बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात है और लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो जब लेखक अपने बारे में बताता कि शहर में कैसा जीवन है, घर के बारे में वो बदलू लेखक से पूछता, तो लेखक बताता कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो बदलू उत्तर देता कि शहर की बात तो और है लला, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। नाजुक यानी बहुत ही कोमल। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। अभी मैं अपने मामा के गांव जाता था, जिसके कारण मेरी बहुत सारी मेहमान नवाजी भी बदलू किया करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बनाकर देता था। अभी लेखक वहां जाता तो बदलू उसे क्या देता था? गाय के दूध की मलाई और आम खाने के लिए देता था। और साथ ही लेखक को सबसे अच्छा क्या लगता था
क्योंकि बदलू उसे रोज एक दो रंग बिरंगी लाख की गोलियां भी बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। बहुधा यानी प्राय अक्सर जब भी छुट्टियां होती लेखक अपने मामा के यहाँ चला जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अभी लेखक बता रहे हैं कि हर गर्मी की छुट्टियों में लेखक बचपन में जाया करते थे, लेकिन जब लेखक के पिताजी का शहर कहीं दूर शहर में बदली हो गई, तबादला हो गया, तो काफ़ी समय के बाद लेखक गांव में गए और जब तक वो 8-10 वर्ष हो चुके थे और वे काफ़ी बड़े भी हो चुके थे और उनकी रुचि अब लाख की गोलियों में नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी हैं। विरले यानी बहुत ही कम हाथों में लेखक ने अब लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो लेखक को काफ़ी समय हो गया था अपने मामा के गांव गए हुए। तो जब लेखक 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के गांव गया तो उसे बदलू का ध्यान नहीं आया, लेकिन अचानक उसे उस समय ध्यान आया जब उसके मामा की बेटी की कलाई में चूड़ियां चुभ गई और उसे लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। तो जब लेखक अपनी मामा की बेटी की छोटी लड़की की आंगन में फिसलकर गिरने से जो चोट लग गई थी उसकी मरहम पट्टी कर रहा था, तो लेखक को बदलू का ध्यान आया और लेखक ने सोचा कि मैं बदलू से मिलकर आता हूँ। और जब लेखक वहां पहुंचा तो बदलू कहाँ था? वह चबूतरे पर एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अभी लेखक को इसीलिए नहीं पहचान पाया बदलू क्योंकि लेखक 8-10 वर्षों के बाद आया था और काफी बड़ा भी हो चुका था। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल होता है कि अतीत की घटनाओं को याद करना, अपनी स्मरण शक्ति को याद करना। तो और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अभी बदलू को याद आ गया कि वह बचपन में जिसे लला कहा करता था वह वही है। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। तो लेखक जब वहां बैठ गया तो उन्हें बिल्कुल भी वहां इधर उधर वो पहले वाली जगह नजर नहीं आई। ना वो पहले की तरह मचिया थी चौकी और ना ही वो भट्टी थी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो बदलू लेखक को बताते हैं कि आजकल लाख की चूड़ियां कोई नहीं पहनता है
और सभी लोगों ने कांच की चूड़ियाँ, सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया है, जिसके कारण उसका काम धंधा बंद हो गया है। और मशीनी युग के कारण भी जो हस्त कारीगर है उनका काम धंधा खत्म हो चुका था, और खेत में भी मशीन से काम जोते जाते हैं। और साथ ही बदलू ने बताया कि जो सुंदरता लाख की कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ उसका शरीर ढल चुका था। अभी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, जिसके कारण वो उनका शरीर भी ढीला ढाला हो चुका था। उसके माथे पर और हाथों पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी यानी किसी विशेष फसल या ऋतु के समय जो होने वाली खांसी होती है उसे फसली खांसी कहते हैं। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा थी। व्यथा यानी बहुत, जो अंदर से बदलू बहुत दुखी था। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से मशीन आने पर, मशीनों के कारण जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे उनका काम धंधा बंद हो गया था और वे सब बेरोजगार हो गए थे। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया। तो और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। मुखातिब यानी लेखक की ओर देखकर बोला, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो बदलू जिस प्रकार बचपन में लेखक को बिना आम खाने जाने नहीं देता था, उसी प्रकार आज भी बदलू को याद था और उसने अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहा ताकि वह लेखक को आम दे सके खाने के लिए। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया होती बच्चों, बांस का बना हुआ एक छोटा सा बर्तन, एक पात्र। या यह तो बहुत है काका, इसमें इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। तो जब रज्जो आम लेकर आई तो लेखक ने कहा कि यह तो बहुत सारे हैं, मैं इतने नहीं खा पाऊंगा। तो बदलू कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तुम्हारी उम्र में था, तो मैं इससे 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, बेटी लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी वाले यानी जो थोड़े से पीला युक्त लाल रंग के मीठे मीठे आम। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली यानी दोनों हाथों से भरकर देना। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई यानी रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी बहुत ही सुंदर लग रही थी, शोभा दे रही थी। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो बदलू बता रहे हैं कि जो उसकी बेटी ने लाख की चूड़ियां पहनी थी वही अंतिम चूड़ियां उसने बनाई थी, और वे चूड़ियां जमींदार 10 पैसों में खरीद रहे थे, लेकिन मैंने उनको देने के लिए मना कर दिया।
और उनसे कहा कि वे चूड़ियाँ शहर से ले आए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि मशीनों के आने के साथ हस्त कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उसके हाथ ही कट गए हों। मशीनों ने हाथ से काम करने वाले कारीगरों को बेरोजगार बना दिया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में भी बदलाव आया और उसका व्यवसाय बंद हो गया। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बदलू की मनोदशा, व्यथा को प्रकट किया है कि किस प्रकार बदलू का काम धंधा बंद हो जाने से वह किस प्रकार उसने लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और जीवन में आगे बढ़ता रहा।